भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर जगह जगहों पर बड़ा जनसैलाब भी दिख रहा है। तो हम लोग खुद ही पहाड़ों पे अपनी जमीनें बेच बेच के देहरादून आके बस रहे हैं। उनमें से किसी को मानते हैं कि किसी के पास विजन था उत्तराखंड के लिए। हरीश रावत ने खुद ही उस अपनी तस्वीर पे कालिख पोत दी, तारकोल पोत दिया। धामी की कई विशेषताएं हैं। क्यों उत्तराखंड राज्य डेवलपमेंट जैसे हिमाचल के साथ कंपेयर हम करते हैं? हिमाचल के मॉडल को देख के भी ज्यादा मुग्ध होने की जरूरत नहीं है। पहाड़ के जितने आईएएस हैं आज आप देखिए वो देहरादून के पढ़े हैं क्या? इसी मुद्दे पे तो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। आज हिमालय की ललकार, वन पर गाँव का अधिकार। कभी भी एक पत्रकार के रूप में कभी भी सरकारी मकान नहीं लिया लेते थे लोग। जब चिपको आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसके पहले दिन की पहली पंक्ति का मैं उसका एक सैनिक हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव की विशेष पॉडकास्ट सीरीज दी पत्रकार वार्ता। इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे उत्तराखंड के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकारों से विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं तमाम मुद्दों पर। आज के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव नयन बहुगुणा जी। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे आपने पत्रकारिता की जर्नी को शुरू किया और कैसे आप इस फील्ड में आए, और थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में हमारे दर्शकों के लिए बताइए। पत्रकारिता का तो असल में हमारा जैसे पंडों का धंधा होता है, पंडागिरी का, तो इसी तरह से हमारा ये पैतृक व्यवसाय आप मान सकते हैं। क्योंकि मेरे पिता बेसिकली पत्रकार ही रहे हैं और 17 साल की उम्र में आज़ादी की लड़ाई में जब उनको पहली बार जेल हुई 1944 में, तो पत्रकारिता के कारण ही हुई। क्योंकि उन्होंने टिहरी राज्य में, जहाँ उस वक्त अंग्रेजी राज्य के तहत सामंतशाही थी, तो एक फ्रीडम फाइटर श्रीदेव सुमन का जो जेल में ट्रायल हुआ, गोपनीय ट्रायल, उसकी खबर भेज कर छपवा दी थी। और मेरे पिता जब तक अपने होशो हवास में रहे, सक्रिय रहे, तो एक पत्रकार के रूप में भी सक्रिय रहे पूरे देश में, बल्कि दुनिया में उनकी एक पत्रकार के रूप में अलग पहचान थी। आंदोलनकारी वगैरह तो थी। तो इस तरह से ये हमारे घुट्टी में मिला हुआ कर्म रहा है और इसीलिए मैं इसको अपनी वृत्ति कहता हूँ। वृत्ति को मैं गढ़वाली अर्थों में भी लेता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ कहते बमना वृत्ति या औजी की वृत्ति, तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो वृत्ति चली आ रही है। और वो वृत्ति उनके लिए सिर्फ व्यवसाय नहीं है। एक पंडित जो है वो 100 रुपये दक्षिणा लेके, एक सेर आटा लेके आपके पूरे कुनबे की मंगल कामना कर रहा है। इसी तरह एक औजी जो है ढोल बड़ाई बजाने वाला, वो थोड़ा बहुत अनाज लेके आपके हर जन्म मरण पे अपनी ड्यूटी निभा रहा है। इसी तरह से ये ड्यूटी समझ के हमने पत्रकारिता के अपने इस काम की शुरुआत की। और पहली खबर मैंने 13 साल की उम्र में यहाँ देहरादून से, उस वक्त युगवाणी मासिक पत्रिका छपती थी आचार्य गोपेश्वर कोठियाल जी के संपादन में, तो उसमें खबर भेज के अपनी शुरुआत की थी। और फिर बाद में जब रोजगार की, ये व्यवसाय की बात सोची, क्योंकि राजनीति में मैं भी फेल हो गया था, कुछ 2-3 साल राजनीति में भी गुजारे अपने किशोरावस्था के। उसके बाद थोड़ा समय गाने बजाने में लगाया, लेकिन उस समय ये फुल टाइम जॉब नहीं था गाना बजाना, क्योंकि ये चैनल और जो आज यूट्यूब वगैरह जो होते हैं ये तो था ही नहीं उस समय, लेकिन कैसेट से भी नहीं थे। तो गाने बजाने का मौका साल में 2-4 बार मिल गया, कहीं रामलीलाओं में, मेले ठेले में, तो उसमें भरण पोषण का सवाल ही नहीं है। 51 रुपये दक्षिणा दे के भेज दिया। तो फिर आखिर में यही समझ में आया कि ये पत्रकारिता को पेशे के रूप में अपनाया जाए। तो मैं पीएचडी कर रहा था राजस्थान यूनिवर्सिटी में जयपुर में, उसको अधूरा छोड़ के मेरा सिलेक्शन नवभारत टाइम्स के पटना एडिशन में हुआ। तो उसमें हम चले गए। उस समय पटना में पत्रकारिता करना बड़ा कठिन माना जाता था बिहार में, लेकिन जो हमारे गुरु थे राजेंद्र माथुर साहब, जो नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक उस समय थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हें भट्टी में तपाने के लिए तुम्हारी पहली पोस्टिंग पटना में कर रहा हूँ। क्योंकि एक पत्रकार को निखरने के लिए, उसे संवरने के लिए, उसे धमन भट्टी में रूपाकार ग्रहण करने के लिए बिहार से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। तो फिर वहाँ से पत्रकारिता शुरू की नवभारत टाइम्स के ट्रेनी सब एडिटर के रूप में 85 में, और फिर करीब 4 साल वहाँ रहे। फिर
तबादला राजस्थान हो गया, तो राजस्थान लंबे समय काम किया, और जब नौकरी करते करते करीब 10-12 साल हो गए और सिचुएशन आ गया, अब देखा कि अब इसमें जो करना था वो कर चुके हैं, अब ज़िंदगी भर नौकरी तो करेंगे नहीं। फिर ये भी ध्यान में आया कि जो पत्रकारिता जिसे कहते हैं वो तो कुछ और ही है, यहाँ तो हम नौकरी कर रहे हैं। भले वो वहाँ भी उस समय लिखने पढ़ने के काफ़ी अवसर थे, और नौकरी करते हुए भी मैं खूब लिखता था अपने ही अखबार में। लेकिन जब 1996 में 12 साल नौकरी करके जॉब छोड़ी, तो असली पत्रकारिता तब शुरू की। उसी समय कोहिमा से कश्मीर एक मोटरसाइकिल पे बैठ के गया, पूरे अनुभव अपने लिखे जो देश भर में चर्चित हुए, सब जगह छपना शुरू हुए, और उसी का परिणाम ये रहा कि शायद ही कोई हिंदी का ऐसा प्रतिष्ठित अखबार रहा होगा देश भर का, देश भर में, नवभारत टाइम्स हो, या आपका यहाँ से अमर उजाला हो, वहाँ से लोकमत समाचार हो, दैनिक भास्कर हो, या हिंदुस्तान हो, जो भी प्रतिष्ठित अच्छे स्तरीय अखबार थे, तो उन सब में करीब 10-12-15 साल धड़ाधड़ लिखा। और अब पत्रकारों की और पत्रकारिता की वो पीढ़ी खत्म हो गई, पत्रकारों की पीढ़ी खत्म हुई, पत्रकारिता का अध्याय खत्म हुआ। तो जो नया अध्याय शुरू हुआ उसमें हम अपने को उसके काबिल नहीं समझे, अपने को उस हम हमारे अंदर वो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर ही नहीं है। जब ये देखा तो पत्रकारिता तो अभी भी करते हैं, लेकिन जैसे आपके यहाँ बैठ के अभी बतिया रहे हैं, इसी तरह की पत्रकारिता करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और उस पर भी अपनी बात खुलकर बोलते हैं, खुलकर लिखते हैं। इसलिए साल 2 साल 3 साल में एक बार तो बैन हो ही जाते हैं फेसबुक पे। सर जैसे मतलब आपने अपनी पूरी जर्नी मुझे बताई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप विभिन्न संस्थानों में रहे बतौर संस्थान का पत्रकार, और एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में आज आप वर्तमान रूप में काम कर रहे हैं, और विभिन्न मुद्दों पर आप लिखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, और आपके लिखने का जो अंदाज है वो भी सरकारों को बहुत परेशान भी करता है, और जनता को या युवा हैं खासतौर पर युवाओं को बड़ा पसंद आता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बतौर पत्रकार आपको अपने करियर के दौरान क्या क्या समस्याएं हुई जो पहले थी अब नहीं है, या अब के दौर के जो पत्रकार हैं उनके लिए होंगी? हमारे समय में समस्याएं अलग तरह की थी। मसलन इंटरनेट नहीं था, आपका कोई सर्च इंजन नहीं था, आपको कोई संदर्भ चाहिए तो आपको दिन भर लाइब्रेरी में या रेफरेंस सेक्शन में बैठ के किसी एक छोटे से तथ्य को हो सकता है कि पूरा दिन आपको तलाशने में लग जाए। तो हम लोग इस तरह से पूरा दिन दिन भर बैठे रहते थे, और फैक्ट्स पे उस समय बड़ा ध्यान दिया जाता था, तथ्यों पे। अब तो आपने एक बटन दबाया और वो सूचना आधी अधूरी सच्ची झूठी आपके एक अंगूठे के निशान पे आ गई। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, उस समय हम लोग पढ़ते भी थे। उस समय एक पत्रकार को सुपठित और सुचिंतित होना आवश्यक था। जब आप ठीक से पढ़े लिखे होंगे, अब हमारी जो परीक्षा होती थी नवभारत टाइम्स में उस समय, उसको TRF कहते थे, टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन, टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन। पूरी 1 साल की ट्रेनिंग होती थी, तो बड़ी कठिन ट्रेनिंग होती थी, परीक्षा बड़ी कठिन होती थी। वो हिंदी अंग्रेजी, आपका जनरल नॉलेज, आपका सामान्य ज्ञान, आपकी प्रत्युत्पन्न मति, आपका भाषा ज्ञान, आपका वाक्य विन्यास, ये सब कुछ जांचा जाता था, परखा जाता था। उस पर खरा उतरने के बाद 1 साल तक फिर आपको तपाया जाता था। तो उस समय तो ये था। अब आज की जो चुनौतियां हैं वो अलग ढंग की थी, हमारे समय की चुनौतियां अलग ढंग की थी। मैं जब रिपोर्टर रहा, कम से कम मैंने 6-7 साल रिपोर्टिंग की, बाकी समय तो डेस्क पे रहा। तो जब रिपोर्टर रहा तो मैं तो 300-300 मील रेगिस्तान में, राजस्थान में अपने स्कूटर पर गया हूँ किसी एक तथ्य को का पता लगाने के लिए। अब उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, अब तो आपको सब कुछ उस पर मिल रहा है। अब वो कितना तथ्यपरक है, कितना फैब्रिकेटेड है, कितना मनगढ़ंत है, इसकी कोई किसी को परवाह नहीं है। लेकिन हम इस बात का ध्यान रखते थे कि चाहे खबर लिखने में हम पिछड़ जाएं, लेकिन हमारी खबर तथ्यपरक हो। हम खुद अपनी आंखों देखी लिखते थे। और मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि एक बार मुझे चीफ मिनिस्टर की रैली में कवर करने भेज दिया। तो हम जब कवर करने जाते थे तो 2 चीज़ें होती थी, एक तो कभी डायरी नहीं रखी, जो सुना वो याद कर लेते, उस समय दिमाग था, अब तो स्मरण शक्ति उस तरह की नहीं रही। और दूसरा, प्रेस गैलरी में नहीं बैठे,
जो पत्रकारों के लिए आपने विशेष गैलरी बनाई है, हम उसमें नहीं बैठे कभी भी, क्योंकि वो अपनी सुविधा के अनुसार शासन प्रशासन सरकार बनाती है कि पत्रकारों को आराम से बिठा दिया, वहाँ से आपको वही दिखता है जो वो दिखाना चाहते हैं। हम हमेशा किसी रैली में, किसी सभा में जनता के बीच घूमते रहते थे। तो मुख्यमंत्री की जो रैली हुई, तो हमने जो खबर लिखी तो पूरी खबर ये लिखी कि उनके भाषण के दौरान लोग क्या कह रहे थे। लोग ये कह रहे थे कि पिछले 5 साल पहले भी पानी के बाद ये यही बात कह चुके थे, इनको याद भी नहीं कि मैं कह चुका हूँ, आज भी यहाँ पानी नहीं आया। तो कोई कह रहा है कि सारी फसल इस बार सूख गई, खेतों में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं। तो हमने सारी फसल जनता क्या कह रही है इस पर लिखी, और आखिरी पैरे में 5-6 लाइनें ये लिखी कि मुख्यमंत्री ने ये कहा। तो इसमें बड़ा हाहाकार मचा। उस समय संपादक भी बड़े साहसी होते थे, उन्होंने छापा तो बड़ा हाहाकार मचा। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा भाई तुम्हें इसे मत भेजना फिर दोबारा कभी, कम से कम मेरी रैली में। तब उस समय इस तरह से जनपक्ष का ध्यान रखते थे कि जैसे किसी एक गांव में अखबार नहीं जाता है, जो अखबार क्या होता है ये भी नहीं जानते हैं, लगभग आदिवासी लोग हैं, जहां हमारा सर्कुलेशन नहीं है, जहां हमारे विज्ञापन प्रदाता का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, वहाँ कोई घटना हो गई, हम उसको कवर करने जाते थे मौके पे, कितने 100 किलोमीटर दूर हो, और उसको कवर करके प्रमुखता से छापते थे। जैसे आपने मतलब अभी बताया कि अब की पत्रकारिता थोड़ा सा फैंसी हो गई है और सोशल मीडिया पे ज़्यादा आधारित हो चुकी है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये भी इस बात को आप भी स्वीकार करते होंगे कि सोशल मीडिया या इंटरनेट के आने से पत्रकारों के लिए भी निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो हुए ही होंगे। आप क्या मानते हैं कि जो डिजिटलाइजेशन हुआ है उससे कुछ बेनिफिट आपको दिखता है एक बतौर पत्रकार? बेनिफिट तो निश्चित रूप से है। बेनिफिट माना कार है या यातायात के सड़क संचार के माध्यम है या विमान है, तो ये सुविधाएं हैं, इनका तो हमें लाभ उठाना चाहिए। लेकिन इनकी वजह से हम पंगु हो जाएं तो उसमें तो हमारे नुकसान है। हमने किया क्या है पिछले 20 साल के दौरान कि जब से सूचना क्रांति का प्रसार हुआ, तो हमने किया क्या कि पहले तो पढ़ना छोड़ा। तो पढ़ने से मेरा अभिप्राय केवल कॉलेज की डिग्री से नहीं है, बल्कि जो स्वाध्याय है वो पढ़ना छोड़ा, और उसके बाद चलना छोड़ दिया। अब तो मौके पे कितने पत्रकार जाते होंगे, और मौके पे ज़्यादा वहीं चले गए कि जहाँ तक सड़क जा रही है। हम तो पैदल भी जाते थे, जहाँ सड़क नहीं जा रही है वहाँ पैदल जाते थे। तो अब जो भ्रमण करना छोड़ दिया, अपने पैरों से धरती को नापना छोड़ दिया, मौके पे जाना छोड़ दिया, ये ज़्यादा घातक है। और जो अध्ययन छोड़ दिया वो तो खैर है ही, लेकिन अध्ययन से ज़्यादा एक सजग पत्रकार के लिए मैं भ्रमण मानता हूँ। एक सजग पत्रकार को जैसे खाली समय में एक जागरूक पत्रकार अध्ययन करता है, तो खाली समय में उसे भ्रमण भी करना चाहिए, जो अब नहीं करता है। जब भ्रमण करते हैं तो टूरिस्ट की तरह करते हैं, एक अध्येता की तरह, एक जिज्ञासु की तरह भ्रमण करने की हमारी प्रवृत्ति समाप्त हो गई है। क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं अमृतसर, और सारे रास्ते तो हम वही देखते रहते हैं, उसमें बाहर भी देखने का मौका नहीं मिलता कि फसल कितनी पकी, इमारतें किस तरह की बन रही हैं, सड़क के किनारे गाय भैंस वगैरह खड़े भी हैं कि नहीं खड़े हैं, लोगों के मकानात किस तरह के हैं, जो समाज खड़ा है सड़क के दोनों तरफ उनकी पोशाक किस तरह की है, वो तो आप कुछ नहीं देख पा रहे हैं। आप जब सफ़र कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो तब भी आप उसी पे, आपकी नज़रें तो मोबाइल पे हैं, और आप फिर वहाँ पहुँचे और आपने को थोड़ा बहुत तो अपना देखा और फिर वो लिख दिया। सर, जैसे अभी आपने अपने पत्रकारिता का करियर के बारे में बताया हमें, और आपके अनुभवों को आपकी जो बातों में सुन के समझ पा रहा हूँ, तो मुझे निश्चित तौर पे एक भरोसा हो रहा है कि आप युवा अवस्था में बेहद उत्साही और जिज्ञासु पत्रकार रहे होंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक युवा, आज का दौर का युवा अगर एक पत्रकारिता के फील्ड में आना चाहता है, डिग्री के अलावा उसे क्या गुण उसमें होने चाहिए? नहीं, डिग्री तो का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपको उदाहरण राजेंद्र माथुर का देता हूँ कि अगर कोई ये BGM संयम जैसे क्या क्या होता है पत्रकारिता की डिग्रियाँ, तो ये डिग्री लेके अगर कोई गया उनके पास तो कहते थे भाई तुम पे तो मुझे शक हो रहा है कि तुम अगर पत्रकार
हो और तुम्हें पत्रकारिता करनी थी तो तुमने 1 साल वहाँ बर्बाद क्यों किया? अरे फिर तुम ड्राइविंग अगर सीखनी है तुम्हें तो तुम किताब से सीखोगे। ये तो परफॉर्मिंग बिजनेस है। और क्रिकेट या कोई भी खेल, पत्रकारिता, एक्टिंग, ये तो आपको परफॉर्म करके दिखाना है। इसमें कहीं कोई इंस्टीट्यूट वगैरह इसको नहीं सिखा सकता है। अब लोग जाते हैं, ठीक है, वो कहीं मेरे ख्याल से सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको स्वयं करके देखनी है, स्वयं करके सीखनी है। हमने तो जो कुछ सीखा वो फील्ड में सीखा, मैदान में सीखा। जिस तरह युद्ध की आप ट्रेनिंग दे सकते हैं तलवार पकड़ने की, उसे चलाने की, लेकिन तलवार के लाघव तो आपको युद्ध के मैदान में आएंगे। आप पूरी जिंदगी उसकी प्रैक्टिस करते रहिए कहीं किसी रणशाला में, लेकिन उससे आप योद्धा थोड़ी बन जाएंगे। योद्धा तो आप तभी साबित होंगे कि जब आप मैदान मार लेंगे। तो इसलिए ये चीज़ें, तो मतलब पत्रकार होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उसे उत्साही और एक हाँ, जुनून होना चाहिए। और पत्रकार होने के लिए जो कीमत चुकानी होती है वो भी चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने, जैसा आपको कहा कि मैंने 12 साल काम किया, काम तो अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन नौकरी जिसे कहते हैं वो 12 साल की अखबार में। उसके बाद भी कई जगह और काम किया, कॉन्ट्रैक्ट पर, नौकरी 12 साल की। उस दौरान कभी भी एक पत्रकार के रूप में कभी भी सरकारी मकान नहीं लिया। लेते थे लोग, हमेशा 2 कमरे के किराए के मकान में रहा जो अपने को अफोर्ड हो सकता था। तब से लेकर आज तक भी, आज भी कभी सरकारी मकान सरकार से नहीं लिया, कोई ऑब्लिगेशन नहीं लिया। और तो और छोड़िए, कभी अपनी गाड़ियों पे न तब न आज जो प्रेस लिखवाते हैं वो कभी नहीं लिखवाया। जो ये हिम्मत बेबाकी का आपका व्यवहार है, प्रवृत्ति है आपकी, या आपके नेचर में ये चीज़ है, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ इसका श्रेय आपके पिताजी स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी और आपकी माताजी श्रीमती बिमला देवी जी को जाता होगा। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आपके जीवन पर एक पुत्र के नाते उनका क्या प्रभाव था। एक बेशक बेशक वो उनका प्रभाव रहा। और उन्हीं की वजह से, चूंकि हम बहुत छोटी उम्र से ही आंदोलनों में शामिल रहे, मसलन चिपको आंदोलन है तो इसका मैं पहले दिन से ही एक सिपाही हूँ। जब चिपको आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसके पहले दिन की पहली पंक्ति का मैं उसका एक सैनिक हूँ। लंबा समय उसमें रहा। टिहरी बांध विरोधी आंदोलन में उस समय शामिल हुआ कि जब एक पत्रकार के रूप में मेरा करियर पीक पे था, उसे छोड़ के वहाँ आया, 12 साल उसमें रहा। तो आंदोलनों से मेरे पत्रकार के स्वरूप में एक जुझारूपन आया, एक दृढ़ता आई, और अपनी बात पे अड़ने की, अपनी बात पे अडिग रहने की क्षमता आई। तो ये तो उन्हीं की देन थी, माता पिता की। उन्होंने कभी भी हमें किसी सांचे में नहीं ढालना चाहा, बल्कि पूरी स्वतंत्रता दी, खुली छूट दी, कहीं भी जाने की, कुछ भी बोलने की, कुछ भी लिखने की। अब हम जब 16 साल के थे तो उस समय रेडियो में अप्रूव्ड हो गए थे। उस समय रेडियो के माध्यम था, टेलीविज़न था नहीं, बाकी और कुछ भी नहीं था, केवल रेडियो से ही उस समय कला वगैरह का प्रसारण होता था। तो मैं फोक सिंगर के नाते 16 साल की उम्र में रेडियो आर्टिस्ट हो गया था। लंबा समय फिर एक फोक सिंगर के रूप में ही काम करता रहा। तो हमारे घर में तो उसका कोई ऐसा वातावरण नहीं था, कोई हमारी परंपरा में गायक नहीं था, न मेरे माता न मेरे पिता। लेकिन हम उस दिशा में गए तो उन्होंने प्रोत्साहित किया, हमें रोका नहीं उससे, बल्कि ये कहा कि वह ठीक है, ये एक उसकी एक फैकल्टी है जो विकसित होनी चाहिए। सर, जितनी मुझे समझ है, एक आंदोलनकारी कहूँ, एक एक्टिविस्ट कहूँ या समाज सेवी कहूँ, उनके लिए निजी जीवन भी बेहद कठोर होता है, संघर्षमयी जीवन होता है। और आप उनके परिवार में थे, आप उनके परिवार का हिस्सा थे, तो परिवार के लिए कितना कठोर ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि समाज में संघर्ष करना, किसी शक्तिशाली शक्ति के खिलाफ आवाज़ उठाना एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। अब उसमें पहली बात तो ये है कि आप जो कर रहे हैं उसके प्रति सबसे पहले आप में खुद में स्वीकार्यता और आत्मविश्वास होना चाहिए, और भीतर से ये अनुभूति होनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ और उससे अलग है। सॉरी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ
कि किसान से किसी ने पूछा, जाट जाट किसान से, चौधरी साहब ये साल भर जो मेहनत करते हो खेतों में, तो इससे खाने पीने के अलावा बचत क्या हो जाती है, आमदनी क्या है? तो उसने कहा भाई अब 2 रोटी खा लेते हैं, बढ़िया घी दूध खा लेते हैं, मट्ठा पी लेते हैं, और बचत यही है जो तुमने मुझे अभी चौधरी साहब कहा। बचत यही है। तो हमें जो समाज से उसकी स्वीकृति मिली, जो सम्मान मिला, और किसी भी एक पक्ष में न रहते हुए अपने उद्देश्यों पर सुदृढ़ रहे, अडिग रहे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सम्मान से अच्छा समाज के छोटे वर्ग से ही सही, लेकिन जो समाज के जेन्युइन लोग हैं, जो समाज के ईमानदार लोग हैं, वस्तुस्थितियों को समझने वाले लोग हैं, उनसे जब आदर मिला तो समझा कि यही अपनी कमाई है। बाकी जो उसके लिए गंवाना पड़ता है वो तो गंवाना ही हो, तो पहले से तय है, ये कोई अकस्मात तो है नहीं कि आप इस फील्ड में हैं, आपको सरकारों से टकराना है, आपको धन शक्ति से टकराना है, आपको राजशक्ति से टकराना है, तो उसके जो घाटे हैं वो तो उठाने पड़ेंगे। वो उठाए हैं, लेकिन उस पर कभी अफसोस नहीं रहा, आज भी नहीं है। आज भी हर परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं। तो सर जैसे हम जानते हैं स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी को, उन्होंने लगातार संघर्षों से जीवन को आगे रहा, और जब भी मैं कोई तस्वीर देखता हूँ तो तस्वीर में मुझे बहुगुणा जी की जो तस्वीर दिखती है, उनकी आंखों में बड़ी गंभीरता दिखती है, संघर्ष दिखता है। साथ में एक महिला की तस्वीर दिखती है, आपकी माता जी की तस्वीर दिखती है, वो हमेशा इस चेहरे पर मुस्कान होती है। मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ तस्वीर देख के कि एक एक्टिविस्ट के साथ ये तस्वीर जब मैं देख रहा हूँ, उनके साथ जो महिला है, उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती विमला बहुगुणा जी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने संघर्ष के बावजूद उनके चेहरे पे मुस्कान कैसे होती है। इसका मतलब आप अब उनके घर में रहे, आप उनके बच्चे बेटे के रूप में आपने क्या देखा, मतलब आप क्या अलग देखते हैं कि इतनी ताकत उन्होंने पूरे परिवार को दी? क्योंकि महिला तो मैं मानता हूँ कि महिला एक परिवार की एक हिसाब से पूरी ताकत संगठित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसकी वजह यह है कि मेरे पिता को राजनीति से, दलगत राजनीति से, सत्ता की राजनीति से हटाकर इस क्षेत्र में लाने वाली मेरी माँ रही है, गांधी के मार्ग पर लाने वाली है। मेरे पिता कांग्रेस के धुरंधर नेता थे, और टिहरी रियासत उस समय अलग स्टेट था, तो अपनी स्टेट के वो सबसे प्रभावशाली नेता थे। सबसे यंग होते हुए भी, सबसे यंगेस्ट होते हुए भी, 20-21 साल के होते हुए भी, मेरे ख्याल से उन्होंने 18-19 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर लिया होगा। तो ठीक ठाक पढ़े लिखे, अंग्रेजी बोलने वाले, भाषा पर अधिकार रखने वाले, सुचिंतित, सुपठित वो कांग्रेस की टीम में थे। तो वो एक प्रभावशाली राजनीतिज्ञ थे। लेकिन जब मेरी माँ से उनकी शादी तय हुई, तो चूंकि मेरी माँ पहले से ही विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में शामिल रह चुकी थी। विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, एक अलग परंपरा थी, सत्ता से हटके। गांधी के 2 पक्ष थे। एक पक्ष तो जवाहरलाल नेहरू थे, जो कांग्रेस के लोग उसमें चले गए हुकूमत करने, शासन करने, सत्ता संभालने। दूसरा पक्ष विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण का था, जो सत्ता से अलग हटकर समाज के अभिक्रम को जगाने का जिन्होंने काम किया। अब आप देखिए कि आज़ादी के बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, तो जमीन की समस्या तो उस समय थी, रियासतों का विलय हुआ, जमींदारियां थी बहुत बड़ी बड़ी, देश में भूमि वितरण की बड़ी विकराल समस्या थी। तो जो सरकारी पक्ष था वो भी चाहता था कि ये अनइक्वलिटी जो है जमीन के मामले में ख़त्म हो। तो सरकार तो फाइलें चलाने लगी, उस बारे में कानून बनाने लगी, जमींदारी निरोधक अधिनियम बनाने लगी। दूसरी तरफ विनोबा भावे पैदल चल पड़ा, और जब तक उनकी फाइलें यहाँ से इस कमरे से उस कमरे में पहुँच रही हैं, इतने में उसने पैदल चल कर लाखों एकड़ जमीन बांट दी भूमिहीनों को दान में लेके। तो मेरी माँ उस परंपरा से आई थी। वो अपने अध्ययन के लिए सरला बहन, जो गांधी जी की एक अंग्रेज शिष्या थी जिनका हाइलमन नाम था, तो गांधी जी के आश्रम से अपने स्वास्थ्य कारणों से कौसानी आ गई। यहाँ उसने लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोला, कौसानी में गुरुकुल खोला। उसमें मेरी माँ 7-8 साल रह के आई। तो जब मेरे पिता से उनकी शादी की बात चली,
तो उन्होंने ये शर्त रखी कि पहले तो राजनीति छोड़ेंगे और दूसर शहर को छोड़ के किसी गांव में रहेंगे। तो मेरे पिता भी शादी नहीं कर रहे थे, लेकिन वो भी चाहते थे कि समान विचारों वाली किसी लड़की से शादी हो, तो भी इसके लिए तैयार हो गए और राजनीति छोड़ के फिर एक सुदूर गांव में उन्होंने आश्रम बनाया जो मोटर हेड से 40 किलोमीटर दूर था। तो उस गांव में रह के दोनों सेवा करते रहे गांव वालों की, वहाँ गांधी की अलग जगाते रहे। इसी से उनका व्यक्तित्व निखरा मेरे पिता का। और मेरी माँ तो फिर गृहस्थी में या आश्रम को संभालने में रह गई, लेकिन मेरे पिता ने फिर पूरे हिमालय का, पूरे देश का, पूरी दुनिया का भ्रमण किया। अगर वो सत्ता की राजनीति में रहते तो ज़्यादा से ज़्यादा कभी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तित्व की, अपने कृतित्व की उन ऊंचाइयों को छुआ है कि अमेरिका का राष्ट्रपति तक उन नहीं जानता कि भी एक ऐसा आदमी जो वहाँ विश्व बैंक का विरोध कर रहा है, जो हमारी नीतियों का विरोध कर रहा है और उनको प्रभावित कर रहा है, हमें नुकसान पहुँचा रहा है। तो उनकी जो विश्वव्यापी ख्याति हुई और उनका एक व्यक्तित्व जो निखर के आया, तो वो तो उन्हीं की वजह से आया। आपके जीवन में आपके माताजी का क्या आप प्रभाव देखते हैं? जैसे कि पिताजी के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई कि उनके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। आपके माताजी का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहा? माताजी का ही प्रभाव रहा जो कुछ रहा, क्योंकि पिताजी तो ज़्यादातर अपने दौरों पे रहते थे, बाहर ज़्यादातर रहते थे अपनी यात्राओं में, अपने सभा सम्मेलनों में। तो हम लोग तो माताजी के साथ ही रहे। और मेरी माताजी ने दो चीज़ों को ध्यान रखा कि एक तो मेरे बच्चे ठीक से इनकी शिक्षा दीक्षा हो। वो हमारी हुई, पूरी शिक्षा दीक्षा हुई सबकी, पोस्ट ग्रेजुएशन तक इनको बीच में पढ़ाई इनकी नहीं छुड़वानी है, चाहे कैसी परिस्थिति आए। और दूसरा, इनका पालन पोषण ठीक से हो, ये बाजार की चाट चटोरी चीज़ें न खाएं, ये लोग घी दूध इनको ठीक से मिलता रहे, अनाज शुद्ध मिले। तो हमें मिलता रहा हमेशा। हमारे घर में गायें रहती थी, कई भैंस भी रहती थी, भले आश्रमवासी कई थे, हम उन गायों को चराने जंगल में भी जाते थे। हमारी ट्रेनिंग का, ये हमारे पाठशाला का एक पार्ट था। मैंने 5वीं तक की पढ़ाई तो अपने घर में, अपने आश्रम के स्कूल में की, जो आज भी चल रहा है स्कूल, उसका सेक्रेटरी अपने माता पिता के बाद अब मैं ही हूँ, उसको मैं ही चलाता हूँ संस्था को गांव में। तो 5वीं तक की पढ़ाई हमने वहीं की और उस पढ़ाई में गाय चराना सीखा, उस पढ़ाई में बागीचों में और खेतों में काम करना सीखा, उस पढ़ाई में चरखा चलाना सीखा, जो फिर आज भी चरखा चलाते हैं, खादी पहनते हैं आज भी सारे। कई कई समझिए कि कई नदियां तैर के आ गए कैरियर की। और हिंदुस्तान तो पूरा घूमा, पत्रकारिता का इतना समझिए कि इतना पत्रकारिता के मैदान के कई चक्कर लगा के आ गए, लेकिन खादी के संस्कार आज भी कोई हमें वो थोड़ी कर रहा है, कंपेल थोड़ी कर रहा है इसके लिए। ये खादी पहनने से मुझे कहीं वोट थोड़ी मांगना है, ये राजनीतिक लाभ थोड़ी इससे, लेकिन वो संस्कार हैं, वो बीज पड़े हैं मन में, तो आज भी अतन खादी पहनते हैं, चरखा काटते हैं। सर, जैसे मतलब आपने बताया कि पिताजी आपके लगातार आंदोलनों में रहे, संघर्ष में रहे, तो कभी मतलब बच्चा आपका जो बालपन रहा होगा या युवावस्था रही होगी, उस दौरान आपका कोई ऐसा वाक़या है जिस दौरान आपको लगता है या आप ये महसूस करते हैं कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी पिता की, एक समाज सेवी या एक्टिविस्ट से इतर? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। ऐसा इसलिए नहीं लगा कि दुनिया में कहीं भी रहे हूँ, 2 मौक़ों पे ज़रूर घर आते थे। एक तो होली में और एक रोपाई में। ये फसल की रोपाई होती है तो कहीं से भी वो अपने घर, अपने आश्रम में, अपने गांव में पहुंचते थे। और फिर उनकी कमी इसलिए नहीं खली कि वो हमेशा मुझे ऐसे मौक़ों में साथ रखते थे। जब मैं छोटा था, 3-4 साल का, तो हमेशा एक पिट्ठू पीठ पे लादे फिरते थे, जिसमें उनके कपड़े, उनकी किताबें, उनका सारा दफ्तर चलता था। तो उस पिट्ठू पे मुझे बिठा के लंबी यात्राओं पे ले जाते थे। और अपने सभी भाई बहनों में मुझे सौभाग्य मिला कि उनके साथ सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में मैं कई बार घूमा हूँ और दुनिया में भी घूमा हूँ। कभी किसी चीज़ की जिद करी मतलब? नहीं, जिद नहीं की, वो खुद ही ये पसंद करते थे कि मैं उनके साथ रहूं। इसलिए वो अपने मृत्यु के कुछ समय पूर्व ये वसीयत कर गए थे कि मेरा आश्रम संभालेगा। जबकि हम तो दूसरे नेचर के आदमी थे, थोड़ा एक प्रोफेशनल पत्रकार रहे और पत्रकार में
एक व्यावसायिक पत्रकार में जो कमियां होती हैं वो सारी कमियां हम में रही। ये सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपने आश्रम का संचालन हमें सौंपा। अच्छा, मतलब आपका अपने पिता के साथ एक बेहद गहरे संबंध थे। ट्यूनिंग हाँ, ट्यूनिंग। ट्यूनिंग रही। और जब मैं नौकरी में भी था और वो टिहरी बांध के आंदोलन में लंबे लंबे उपवास उन्होंने किए, तो उस समय भी मैं 2-2 महीने की छुट्टी लेके आया वहाँ से अपनी नौकरी से, जो बड़ा असंभव था उस समय। लेकिन हम आए कि नौकरी चली जाए, लेकिन हम छुट्टी लेके आते थे, उनके साथ डटे रहते थे। और चूंकि हम कहीं जॉब कर रहे हैं किसी व्यवसायिक घराने में, तो दबते नहीं थे। ये भी तो डर रहता है ना कि व्यवसायिक घराना है, दूसरा जो डैम बना रहा है वो भी बड़ा उद्योगपति, तो ये कोई डर नहीं। वो एक वहाँ एक एक्टिविस्ट के रूप में तैनात रहते थे। और नौकरी रहते ही पुलिस की लाठियां भी खाई, मुकदमे सहे, जेल भी गए। ये सब कुछ उस समय किए। कभी मतलब घबराए? जैसे पिता की डांट खाई हो आपने, कभी कुछ गलती कर दी हो इस तरीके डांट से नहीं थे, कभी पीटने का तो सवाल ही नहीं, डांट से नहीं थे। लेकिन वो खुद ही मौन रख लेते थे या 1-2 टाइम का खाना छोड़ देते थे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी भयावह स्थिति हो जाती थी। तो डांट फटकार या मारपीट से बहुत ज़्यादा है वो, कि 2 टाइम उन्होंने खाना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया। ये उन तो सर, जैसे अभी आपने बताया कि आंदोलनों के दौरान या फिर किसी कार्यक्रम के दौरान आप साथ चलते, तो कोई ऐसा वाक्य आपको याद आता हो कि जो आपको जीवन भर प्रेरणा देता है, कि आपके पिताजी का जो संघर्ष है, जैसे चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। कई उनके ऐसे वो हैं, वाक़ये हैं। मसलन वो दुनिया में कहीं भी जाते थे तो अपने गढ़वाली लोगों को ढूंढते थे। और एक बार ओवर में बैठे थे, प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के घर गए। देवेगौड़ा जी की माता का निधन हो गया था, तो मैंने अपने पिता से कहा कि उनके यहाँ हम चलते हैं, थोड़ा संवेदना व्यक्त करेंगे, क्योंकि देवेगौड़ा जी को मैं पसंद करता था, मन से जुड़े थे ना। चलो चलते हैं। तो उनके यहाँ बैठे, तो मैंने अपने पिता से कहा कि हम केवल कंडोलेंस में जा रहे हैं, शोक संवेदना के अलावा कोई दूसरी बात मत करना। क्योंकि जहाँ भी जाते थे, शादी में भी गए तो वहाँ भी फिर वो डैम की और पर्यावरण की बात करने लग जाते थे। तो कुछ देर बैठे रहे, थोड़ा 1-2 मिनट बात हुई। फिर वो हमारे लिए चाय कॉफ़ी नाश्ता लेके जो वेटर आया, तो उस पर वर्दी पर टंगाई होगी नेम प्लेट सजवान कुछ। तो उन्होंने उससे गढ़वाली में बात करने शुरू कर दिया कि भाई कैगों को छना, मैं यहाँ का खास पट्टी है, कहीं बताया होगा। तो बोले जा रहे बैठा बैठा बैठा, वो तो हालत खराब हो गई उसको, वेटर प्रधानमंत्री बैठा हुआ। तो देवेगौड़ा जी भी सज्जन आदमी थे, उन्होंने कहा कि बैठो बैठो बैठो। वो नहीं बैठा। लेकिन मेरे पिता ने उससे गढ़वाली में बातचीत शुरू कर दी कि गांव के हाल ये हैं, बारिश भी कम हो गई है और वहाँ बहुत बड़ा डैम बन रहा है, और मैं तुम्हारे प्रधानमंत्री जी से कई बार कह चुका हूँ, तुम भी अपने साहब से ये बात करना कि वहाँ डैम ना बनाए। तो ये उनका नेचर था, ये उनका सरल स्वभाव, मतलब हम कह सकते हैं कि, और जो प्रेम था प्रकृति के लिए उनका, ये उसी वजह से जब टिहरी डैम बन रहा था तो उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया, लगातार उसके लिए संघर्ष करते रहे। उस दौरान जैसे आपने बताया कि आप भी अपनी नौकरी छोड़कर संघर्ष में शामिल होने आए, तो मतलब कैसा अनुभव आपका रहा, क्या चीज़ें आपको दिखी, कि क्या बतौर पत्रकार भी, क्योंकि पत्रकार का आप अनुभव कर ही रहे। उस आंदोलन से पूरे विश्व में बड़े बांधों के विरुद्ध एक चेतना विकसित हुई। और आप देखते होंगे कि टिहरी बांध भले ही बन गया, लेकिन अगर वो आंदोलन न होता तो हाँ, विस्थापितों को तो खदेड़ देते, एक ही दिन में डोजर चला के, लाठी चला के उनको खदेड़ देते। तो उनका उचित पुनर्वास हुआ, बांध की गुणवत्ता पर बराबर ध्यान दिया गया। और सबसे बड़ी जो बात हुई, ये सबकी समझ में आया कि बड़े बांध मनुष्य के लिए और प्रकृति के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद नहीं है। उसके बाद कोई भी बड़ा बांध भारत में नहीं बना, और भी जगह नहीं बन रहे हैं, सारे विश्व में ही। क्योंकि इस मुद्दे को लेकर तो सारी दुनिया में गए, जगह जगह पूरी दुनिया में घूमे। तो ये चेतना उसके बाद ही विकसित हुई कि बड़े बांध जो है ये पुराना आउटडेटेड कंसेप्ट हो गया। और सोवियत संघ जब था उसने बड़े बांध बनाए, तो उसके जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमने नदियों को बांध बांध के अपना एक पूरा समुद्र ही सुखा दिया। ये तो हमने केवल मिथक में सुना था कि मुनि अगस्त एक समुद्र पी गए, लेकिन सोवियत संघ में, उस समय के सोवियत संघ में डैम बना बना के पानी को, नदियों को चैनलाइज कर करके एक समुद्र था जिसका नाम है अरल सागर, वो अब है ही नहीं नक्शे में, वो समुद्र ही खत्म कर दिया। ये बात उन्होंने स्वीकार की मिखाइल गोर्बाचोव ने कि हमसे बड़ी गलती हुई। सबसे बड़े ऊंचे ऊंचे डैम बनाने का तो मास्टर वही था सोवियत संघ उस समय का, उसी ने टिहरी डैम में अपनी मदद दी थी टेक्निकल
एक्सपर्टाइज उसी की थी। लेकिन उसके बाद फिर कहीं बड़े बांध नहीं बने, ना अब बन सकते हैं। सर वन संरक्षण अधिनियम आया, चिपको आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे उसे देखा जाता है। एक महत्वपूर्ण भूमिका चिपको आंदोलन ने वन संरक्षण अधिनियम जो बना उसमें दिखती है। आप क्या मानते हैं कि जो वन संरक्षण अधिनियम बना वो काफ़ी है, या उसके इतर भी कुछ प्रयास सरकार को करने चाहिए, या वो प्रभावी? अब धीरे धीरे उस वन संरक्षण अधिनियम को उसमें छेद करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सफलता मिल रही है। मसलन ये इतनी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, इसके लिए हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं यहाँ पूरे हिमालय में। तो वो वन संरक्षण अधिनियम की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाना है। वन संरक्षण अधिनियम न बनता और हिमालय में पेड़ों के कटान पर रोक न लगती, तो हो सकता है कि आज यहाँ पर मैं यहाँ पे न बैठे होते, तो सारा नीचे आ ही गया था। इतनी बुरी तरह से हिमालय में पेड़ों का कटान चल रहा था कि सत्ताधीशों का और धनपतियों का, ठेकेदारों का गिरोह मिलके पूरे हिमालय की हजामत कर रहा था। आज आप नेपाल की हालत देखिए कि वहाँ से जो नदियाँ निकल रही हैं वो बिहार में आके क्या तबाही मचाती हैं, क्योंकि वहाँ भी एक समय बड़े पैमाने पर वन विनाश हुआ है। तो वन अधिनियम एक बड़ी साहसिक कार्रवाई थी, बड़ा बहादुरी से भरा निर्णय था, जो इंदिरा गांधी ही उस निर्णय को ले सकती थी। और वो बना कैसे, आपको पता होना चाहिए कि सन 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा हुकूमत में आई तो उन्होंने मेरे पिता को पद्मश्री उस समय प्रदान की। तो मेरे फादर ने कहा कि आप मुझे उस परीक्षा में पास होने का सर्टिफिकेट दे रही हैं कि जो मैंने अभी तक पास ही नहीं की। फिर तो हिमालय में पूरे हरे पेड़ कट रहे हैं, तो मैं ये पद्मश्री लेने का हकदार हूँ कहाँ। और जब पद्मश्री जिस दिन उन्हें अलॉट होना था, मिलना था, अवार्ड होना था, तो यहाँ की महिलाओं को लेकर राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों पर बैठ गए कि महामहिम हमारे ज्ञापन लें और पेड़ों की कटाई पर रोक लगाएं, ताकि मैं भीतर आके आपके करकमलों से सम्मानित हो सकूं। तो राष्ट्रपति पे तो अधिकार नहीं था ये निर्णय लेने का। लेकिन तत्काल बाद इंदिरा गांधी चूंकि एक समझदार और दूरदृष्टि से संपन्न महिला थी, तो उन्होंने पूरे हिमालय पे वन अधिनियम के जरिए हिमालय पे पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। समय 80 की घटना, 81 में वन अधिनियम लागू हो गया था। सर जैसे मैं ये सारा आपका पत्रकारिता के अनुभव हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जब भी मतलब कभी सोशल मीडिया पे मैं जाता हूँ, आप किस तस्वीरें देखता हूँ, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ आपकी तस्वीरें दिखती हैं। वर्तमान के साथ, हाँ वर्तमान के साथ भी दिखती हैं, नहीं वर्तमान के साथ भी दिखती है, लेकिन इसके अलावा नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ भी दिखती है, राहत इंदौरी साहब के साथ भी दिखती है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पर्सनल फेवरेट किसके साथ आप मानते हैं कि इसके साथ मेरी जो तस्वीर है उसके अलग मायने हैं? अब मैं तो ये कई बार लिख चुका हूँ कि मेरे नेता तो नरेंद्र सिंह नेगी और प्रीतम बर्तमान हैं यहाँ उत्तराखंड में। क्योंकि समाज में दो तरह के नेता होते हैं, एक तो पावर लीडर हैं जो उपग्रह की तरह हैं, जो किसी और की जैसे लाइट हम पे पड़ रही है, ये बंद हो जाएगी तो हमारी चमक सारी खत्म हो जाएगी। जो राजनीतिक नेता हैं वो पावर की लाइट से चमकते हैं, और जो समाज के नेता हैं उन पे अपनी आभा होती है, अपने व्यक्तित्व की और अपनी तपस्या की आभा होती है। इस समाज को, भारतीय संस्कृति को जब इसमें गहरे गहरे संकट आए तो कितने बादशाह हुए, कितने सुल्तान हुए, कितने राजनेता हुए, लेकिन संस्कृति की मझधार में फंसी हुई नावों को तुलसीदास, कबीर, अमीर खुसरो, मीराबाई ये ना होते तो संस्कृति तो हमारी उसी समय बेड़ा गर्क हो गया होता। इसलिए जो समाज सचेतक हैं वो हमारे वास्तविक लीडर हैं। उस समय अगर तुलसीदास ने वो लीडरशिप न दी होती तो सारा ही बेड़ा गर्क हो गया था। अब उसको सांप्रदायिक लोगों ने बना दिया, वो बात अलग है। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है कि समाज को संबोधित करने वाले या तो पॉलिटिशियन रह गए जिनके लिए भाड़े की भीड़ लाई जाती है, और ये जोगटे हैं जो तरह तरह का अंधविश्वास और सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। लेकिन समाज को संबोधित करने वाले, मसलन मैंने विनोबा भावे का नाम लिया आपसे। विनोबा भावे से नेहरू जी ने कहा कि आप आइए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में आपसे
ज़रूरी सलाह करनी है, चीन भी हमला कर रहा है, उस बारे में मशवरा करना है। तो विनोबा भावे ने चप्पल पहने और कहा कि पंडित जी से कहना कि मैं निकल पड़ा, आपसे से दिल्ली पहुंचूंगा। तो सारी ट्रेनें देखते रहे अगले दिन से, क्योंकि जहाज़ में तो विनोबा जी कभी बैठे नहीं, कभी विदेश नहीं गए। गांधी जी भी कभी जहाज़ में नहीं बैठे, हवाई जहाज़ में। जहाज़ तो उनके समय में आ गया था, लेकिन वो नहीं बैठे। तो ये सोचा कि विनोबा जी ट्रेन से आ रहे होंगे, ट्रेन में तो जाते थे वो, लेकिन वो पैदल जमीन बांटते बांटते पैदल चलते चलते दिल्ली तब पहुंचे जब नेहरू जी को मरे हुए 6 महीने हो गए। तो समाज के सचेतक, समाज के वास्तविक नेता तो वो थे। बाकी राजनीति में जब आदमी आ जाता है तो वो तो 5 साल से आगे देख ही नहीं पाता है कि अगली बार में चुनाव कैसे जीतूं, ये उसकी उसमें रहता है। भी एक व्यक्ति के तौर पे नेगीदा के साथ आपका कैसा? हाँ जी, हाँ जी, नेगीदा, नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ आपका कैसा संबंध है? मतलब जैसे आपकी वीडियोस में देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग कभी बैक बेंचर होते थे, पीछे बैठते थे क्लास में, तो खाली जब हमारा पीरियड होता तो ढोलक तबला बना के टेबल वो बजाते थे और खूब वो रहता था। आपका एक दोस्ती यारी कहूँ मैं उसको, एक गहरा संबंध कहूँ क्या? उनसे उनसे मेरी आत्मीयता के कई कारण हैं। और पहला कारण तो ये है कि उन्होंने और मैंने एक ही दिन, एक ही समय रेडियो से ऑडिशन पास किया, एक फोक सिंगर के नाते। जो मैं आपसे कह चुका हूँ कि उस समय केवल रेडियो एक माध्यम था और कुछ नहीं था। रेडियो की टीम ही मेले ठेलों में या इधर उधर प्रोग्राम करने जाती थी, तो उनके साथ काफ़ी समय तक मैं साथ साथ उनके चलता रहा। पूरी टीम रेडियो की होती थी, जिसमें निग जी भी होते थे। वो संगीत के तपस्वी रहे तो उस फील्ड में चले गए, हमने अपनी कुछ समय बाद लाइन चेंज कर दी। लेकिन नरेंद्र सिंह नेगी में मैंने 2-3 चीज़ें उनकी विशेषता देखी। एक तो उनमें स्वाभिमान और विनम्रता, ये दोनों का बड़ा अद्भुत संगम है। जो मनुष्य संस्कारी भी हो और जो विनम्र भी हो, तो ये तो बहुत कम मिलता है। फिर दूसरा, वो अपनी कला के प्रति पूरी तरह से समर्पित और प्रतिपल जागरूक हैं। उनकी जितनी लोकप्रियता है, जितनी उनकी पॉपुलैरिटी है, तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं राजनीति की तरफ जाऊं या राजनीतिक लाभ लेना चाहूं, बल्कि वो उस अपने उन्होंने अपना ट्रैक कभी नहीं छोड़ा। अब इस तरह आप समझिए कि 76 मैंने आपसे कहा, 76 में हमारा पहला मिलन हुआ था, साथ साथ हम लोग गाना बजाना किए थे। अब कितने साल हो गए, तो तब से अब तक का साथ है। बीच में हम जहाँ भी रहे तो संपर्क बना रहा, चिट्ठियों के माध्यम से, कभी छुट्टी पे आ गए तो मिले उनसे, कभी कभार मेरा भी मिलना होता है। लेकिन मेरी ज़्यादातर यहाँ संगत जीत सिंह नेगी जी से रही, क्योंकि नरेंद्र सिंह नेगी पहले से ही थोड़ा रिजर्व किस्म के व्यक्ति रहे और वो शराब कभी नहीं पीते थे, कम से कम मेरे सामने उन्होंने कभी नहीं पी। तो वो ऐसे महफिलबाज नहीं थे। जीत सिंह नेगी जी के बड़े भाई? नहीं, जीत सिंह नेगी तो उनसे बहुत पहले के हैं, अभी उनकी डेथ हुई है 5-6 साल पहले। चचेरे भाई का जिक्र कुछ नहीं, जीत सिंह नेगी नहीं, वो अलग हैं। दोनों में काफ़ी समानता है, दोनों में काफ़ी अच्छे संबंध रहे। लेकिन जीत सिंह नेगी का तो 1947-48 में हुआ गया था, HMB से जो आता है तवा बोलते थे उस समय। तो मेरी बैठक जब मैं देहरादून आया तो लगभग रोज जीत सिंह नेगी के साथ होती थी, क्योंकि महफिलबाज थे। नरेंद्र सिंह नेगी महफिलबाज नहीं थे। लेकिन अभी भी कभी मैं जब उद्विग्न होता हूँ या उदास होता हूँ, तो मैं नरेंद्र सिंह नेगी के पास ही जाके मुझे शाश्वत शरण मिलती है। और वो भी अपना स्नेह मुझे देते हैं। नरेंद्र सिंह नेगी एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी बड़े खतरे, बड़े जोखिम, बड़े नुकसानात उठाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो व्यावसायिक रूप से भी बड़े खरे व्यक्ति हैं। कभी चीटिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप कोई व्यावसायिक कार्यक्रम कर रहे हैं तो आप उन्हें मुफ्त में नहीं गवा सकते हैं कभी भी। तो वो एक कवि के रूप में कविता पढ़ देंगे, लेकिन वो वहाँ पे प्रोफेशनल जो उनके, वो अपने एथिक्स है, उनके अपने उनके नियम हैं, अपने कुछ सिद्धांत हैं। लेकिन वो मेरे साथ संगत करने हारमोनियम पे बैठ जाते हैं एक संगतकार की तरह। तो ये उनका बड़प्पन। सर, हम पहाड़ी लोगों के लिए खास तौर पर जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, और एक बदलाव के उद्देश्य से कहें या फिर लंबे दृष्टिकोणों के तहत राज्य के लिए आंदोलन हुआ। आप राज्य आंदोलन के दौरान किसी मीडिया संस्थान से जुड़े हुए थे? मैं राज्य आंदोलन के दौरान नौकरी करता था, और राज्य आंदोलन
जो दिशा भटक रहा था और इसमें लुम्पेन एलिमेंट, अराजक तत्व जो इसमें घुस रहे थे, घुसपैठ कर रहे थे, मुझे उससे तभी चिंता होने लगी थी। और हमने समय समय पर इसको इस दिशा में चेताया भी कि इसमें सत्ता के लालची, हरामखोर कर्मचारी, आवारा लड़के, दिन भर चंदा करके आंदोलन के नाम पे शाम को पौवा पीने वाले, ऐसे लोग घुस रहे हैं। इसके परिणाम बुरे होंगे, जो साबित हुआ। अन्यथा इसकी बागडोर शुद्ध रूप से महिलाओं के या पूर्व सैनिकों के हाथ में रहती तो आंदोलन भी पवित्र होता, उसका परिणाम भी सुदृढ़ होते। हमें एक ऐसा दिशाहीन और भ्रमित और अपंग राज्य नहीं मिलता जो आज मिला है। सर, राज्य आंदोलन के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल भी सक्रिय था और एक आध नेता जो आगे जाकर विधानसभा भी पहुंचे, लेकिन जो वास्तव में जैसे आपने बताया कि जो महिलाएं थी या जो पूर्व सैनिक थे, उन लोगों का जिक्र क्यों नहीं आता? मतलब वो ना राजनीतिक वो हमेशा होता है। और उत्तराखंड क्या क्रांति दल का आपने जिक्र किया, तो उत्तराखंड क्रांति दल उस समय कुछ और था। उसका उद्देश्य सत्ता नहीं था, बल्कि संघर्ष के जरिए, आंदोलन के जरिए राज्य प्राप्ति था। और उस समय उसके नेता इंद्रमणि बडोनी थे, जिनकी पवित्रता पर कोई संदेह नहीं हो सकता है। काशी सिंह ऐरी थे, जुझारू थे उस समय, हमने उन्हें देखा है। विपिन चंद्र त्रिपाठी जैसे थिंक टैंक थे। और इसकी वास्तविक स्थापना करने वाले जो पंत जी थे, डीडी पंत, तो उनकी तो विद्वता पे, उनकी दूरदृष्टि पे, उनके समर्पण पे तो किसी को कोई संदेह नहीं है। तो वो उत्तराखंड क्रांति दल कुछ और था और आज का उत्तराखंड क्रांति दल कुछ और है। जो गढ़वाली में कहावत कहते हैं कि बंदर और थे जिन्होंने लंका जलाई, और ये बंदर और हैं जो लोगों के घर में घुस के चोरी कर रहे हैं फ्रिज खोल के। नहीं, लेकिन सर वो लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? मतलब सवाल तो मेरा आगे इसलिए नहीं बढ़ पाए कि उनका मूल उद्देश्य जो था उससे भटक गए। जो मैंने आपसे कहा कि उत्तराखंड आंदोलन, उत्तराखंड क्रांति दल उस समय राज्य के न केवल गठन का, राज्य के न केवल राज्य प्राप्ति का, बल्कि राज्य के को सुदृढ़ बनाने का भी एक मूवमेंट था कि इसको दिशा कैसे मिले, इसकी क्या रूपरेखा हो। तो उसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल भी धीरे धीरे सत्ता की लिप्सा में लग गया और वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो राष्ट्रीय कथित राष्ट्रीय दल है, इनके टुकड़ों पर जब पलने लगा तो वो तो अपने आप ही फिर उस दिन से पथभ्रष्ट हो गया, अपना सत्व खो बैठा, अपनी पर्सनैलिटी उसने ख़त्म कर दी। कि जैसे मतलब अभी हालिया दौर में एक नया आंदोलन देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में, भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर जगह जगहों पर बड़ा जनसैलाब भी दिख रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं इसको, राज्य आंदोलन कानून? मैं उस आंदोलन का कतई विरोधी नहीं हूँ और मैं उस झील का, उस चिंता का मैं स्वागत और समर्थन करता हूँ। गया भी हूँ जब मुझे मौका मिला उनके आंदोलनों में, उनके प्रदर्शनों में। लेकिन मूल प्रश्न जन चेतना का है कि आप ये देखिए कि जब हम लोग खुद ही पहाड़ों पे अपनी ज़मीनें बेच बेच के देहरादून आके बस रहे हैं और यहाँ दुर्गति में रह रहे हैं, या सेकंड थर्ड ग्रेड सिटीजन के रूप में हम यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं, 100-150 गज के प्लॉट में रह रहे हैं अपने वहाँ की पूरी संपदा छोड़ के, तो फिर तब तक कोई भी कानून बने वो तब तक कामयाब नहीं हो सकता है कि जब तक पलायन रोकने की, पलायन न करने की लोगों में खुद चेतना ना आ जाए, उन्हें ये महसूस न खुद होने लग जाए कि वह हम अपने पहाड़ पर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ वो हमारी ज़मीन पे लड़ाई नहीं थी। क्या गोचर में या गैर सैंड में या गुप्त काशी में या उत्तरकाशी डुंडा में वो घटना हो पाती? पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि स्थानीय भूगोल आपके समर्थन में है, स्थानीय समाज आपके समर्थन में है। तो जब आप अपनी जड़ों से कट के देहरादून और हल्द्वानी आके बस रहे हैं और यहाँ आपको जो ये सुविधाएं हैं यहाँ की सो-कॉल्ड, जो मेरे ख्याल से एक तरह की असुविधाएं हैं, तो इनका लालच जब आपको खींच खींच के यहाँ ला रहा है तो तब तक कोई भी कानून कामयाब नहीं होगा पलायन रोकने में या ज़मीनों का की खरीद फरोख्त रोकने में। नहीं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक भावना, जन भावना है लोगों के बीच में, वो रहना
उनके लिए मजबूरी है कि वो देहरादून आ रहे हैं, मतलब एक आम नहीं नहीं, कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। ये केवल एक मनोविज्ञान है कि यहाँ देहरादून में अच्छे स्कूल हैं, यहाँ देहरादून में अच्छे अस्पताल हैं। भाई आप बीमार पड़ोगे कि वहाँ पर अस्पताल की वो क्यों कर रहे हो? अब कोई आदमी ये सोचे कि शमशान नज़दीक है तो मेरे लिए ठीक रहेगा, मैं इसके नज़दीक घर बना लूँ। आप मरने के बाद सोचे क्यों रहे हो? और स्कूल की जो आप बात कर रहे हैं, तो ये पहाड़ के जितने आईएएस हैं आज, आप देखिए वो देहरादून के पढ़े हैं क्या? पता कीजिए, वो सारे पहाड़ों के पढ़े हुए हैं। और पहाड़ के जितने बड़े नेता और महापुरुष हुए हैं, माधव सिंह भंडारी से लेके गोविंद बल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, चंद्र सिंह गढ़वाली, गोविंद बल्लभ पंत, नारायण दत्त तिवारी, ये अभी जो है धामी, इनमें कौन देहरादून और हल्द्वानी में पला बड़ा है? देहरादून और हल्द्वानी में कोई पहाड़ की माँ अपना सपूत पैदा कर ही नहीं सकती, वो तो पहाड़ में ही पैदा होगा। तो जितने भी पहाड़ के शिखर पर पहुंचे हुए लोग हैं, चाहे वो बचेंद्री पाल हो और चाहे वो जनरल रावत हो, जो हमारे फौज के टॉप के होते, क्या नाम था उनका, है जनरल बिपिन बिपिन रावत, तो ये सारे देहरादून में थोड़े पैदा हुए, तो वहाँ गाँव में पैदा हुए हैं। तो जिस तरह देवदार या बांज के पेड़ को केवल पानी की सिंचाई नहीं चाहिए, बल्कि एक जलवायु चाहिए, इसी तरह किसी मनुष्य को, किसी मनुष्य की जाति को, उसके विकास के लिए एक जलवायु चाहिए जो वहीं मिल सकती है। और हमारी जाति तो मूल रूप से पहाड़ी है ना, गढ़वाली है या कुमाऊनी है, ढोंडियाल, घिल्डियाल, नेगी रावतम बाद में है। तो उसके लिए आपको अपनी जलवायु में आपको डेवलप हो सकता है। भले आप बाद में कहीं भी चले जाएं रोजगार के लिए, लेकिन आपका उन्नयन, प्रस्फुटन और पुष्पित पल्लवित पल्लवित आप वहीं होंगे, यहाँ देहरादून या दिल्ली में नहीं हो सकते हैं। तो सर एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, वो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि उत्तराखंड राज्य को बने इतने साल हो गए, क्योंकि हम लोगों का ऐसा ज़मीनी अनुभव नहीं है कि हम उस ज़मीनी अनुभव से ये बता पाएँ कि क्यों उत्तराखंड राज्य डेवलपमेंट जैसे हिमाचल के साथ कंपेयर हम करते हैं, चाहे वो भू कानून की बात होती है तब करते हैं, डेवलपमेंट की बात होती है तब करते हैं। आखिर क्या वजह है कि अभी तक हम कंपेयर ही कर रहे हैं, उनके बराबर आना तो दूर की बात है। उसके दो पक्ष हैं। हाँ, हिमाचल को शुरू में ही एक बड़ा दूरदर्शी नेता मिला था, यशवंत सिंह परमार नाम का, जो हमारे यहाँ नेतृत्व मिला तिवारी जी का, जो अपनी सारी आकांक्षाएं जिनकी तब तक स्खलित हो गई थी, वो 78 उनकी उम्र थी उस समय। और यशवंत सिंह परमार ने पूरे राज्य को अपने हाथों से उसकी सिलाई और तुलपाई और धुलाई की। और हिमाचल के मॉडल को देख के भी ज़्यादा मुग्ध होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि वहाँ उन्होंने अब जो मॉडल अपना लिया, माना सेब आपको बहुत आकर्षित करता है, तो सेब के लिए जितना बड़ा रकबा जंगल का उन्होंने काटा है, और तो नमी को कंज्यूम करने वाला, पानी को सोखने वाला फल है, और एक ऐसी कच्ची फसल है कि 4 दिन सड़कें टूट जाए तो सारा सेब आपका वहीं सड़ जाएगा। तो ध्यान तो देना चाहिए था अखरोट पे, चूलू खुमानी पे। सेब भी हो, लेकिन वो मुख्य आधार आजीविका का, अर्थव्यवस्था का नहीं हो सकता है। और हिमाचल में उसके दुष्परिणाम आना शुरू हो गए हैं। जो टूरिज्म के सन्निपात को लेके उन्होंने जगह जगह सड़कें खोदी, ब्लास्ट किए, तो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं अब हिमाचल में आ रही हैं। और वहाँ की जो ज़मीन बची हुई है वो इस कारण बची है कि जो मैंने आपसे कहा शुरू में, कि वहाँ यशवंत सिंह परमार नाम का मुख्यमंत्री पहला हुआ जिसने ऐसा कानून बनाया कि आप बाहर के किसी व्यक्ति को अपनी ज़मीन नहीं बेच सकते। इसलिए जो है जैसे हैं, कम से कम उनके पास अपनी ज़मीनें विद्यमान हैं। तो सर आपने जैसे अभी बताया कि हिमाचल को यशवंत सिंह परमार जैसे नेता मिल गए जिनके पास ये सोच थी कि अपने लोगों के लिए कुछ किया जाए। क्या आप उत्तराखंड में मतलब आज तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए उनमें से किसी को मानते हैं कि किसी के पास विजन था उत्तराखंड के लिए? दुर्भाग्यवश भुवन चंद्र खंडूड़ी को छोड़ के जितने भी मुख्यमंत्री हुए, तो ये नहीं कि उनमें खासियत नहीं, सबकी कुछ ना कुछ खासियत है, सबकी कुछ ना कुछ विशेषताएं रही हैं, सब में अच्छाइयाँ रही हैं, काफ़ी अच्छाइयाँ रही हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश उनमें कोई भी परफेक्ट लीडर नहीं रहा। इवन नारायण दत्त तिवारी भी नहीं। हरीश रावत हरीश रावत से लोगों की बड़ी उम्मीदें थी।
हरीश रावत को से लोगों को जितनी आशाएं थी इतनी तो किसी से और मुख्यमंत्री से रही नहीं। हरीश रावत ने उन सारी आशाओं पर तुषारपात किया। उनके प्रति लोगों ने जो उनकी एक कल्पना चित्र अपने मन में खींचा था, हरीश रावत ने खुद ही उस अपनी तस्वीर पे कालिख पोत दी, तारकोल पोत दिया। तो जो मैंने आपको यशवंत सिंह परमार का उदाहरण दिया, वो किस हद तक डाउन अर्थ थे, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। हमने तो देखा था, उनको मिले हैं उनको। तो अपने कंधे में जब वो कहीं दौरे पे जाते थे तो ये नहीं कि जहाँ हेलीकॉप्टर तो बात छोड़िए, लेकिन जहाँ तक सड़क है वहां तक जाके फिर वो पैदल गाँव में चलते थे। और एक झोला उनका हमेशा खुद के कंधे पर रहता था। ये नहीं कि पीए को या चपरासी को, अर्दली को देते, अपने कंधे पे एक झोला, उसमें अपना एक जोड़ी कपड़ा और एक सुई धागा। और वो हमेशा ये कहते थे, बड़ी प्रचलित उनकी कहावत है कि भाई सुई धागा हमेशा साथ में रखो, क्योंकि पैजामा जब कहीं पहाड़ पे बुरी जगह से फटता है तो बड़ी शर्म लगती है तब। चाहे आप मुख्यमंत्री हो या चाहे कोई हो, पैजामा गलत जगह से जब फट जाता है चढ़ते उतरने में तो फिर बड़ी शर्म हो जाती है भाई, तब कोई चारा नहीं है। तो ये सुई धागा वो झोले में रखते थे हमेशा और पैदल पैदल जाते थे। और चीफ मिनिस्टर खुद 3-3 दिन की पैदल चढ़ाई उतराई चढ़ उतर के गाँव में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कलेक्टर भी साथ में जाएगा। और जब कलेक्टर जा रहा है, सारा अमला जा रहा है, तो आधी समस्याएं तो उसके आने से पहले हल हो जानी है। इस तरह से हिमाचल का किस पार्टी से थे, मतलब कांग्रेस के थे, कांग्रेस के थे वो। तो सर आज के समय में ऐसे कांग्रेसी दिखते नहीं है, मतलब या दिखते नहीं किसी हैं के नहीं है। अरे जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यूकेडी जिसका जन्म ही आंदोलन के कारण और आंदोलन के वजह से हुआ है, तो उसमें ऐसे नहीं है, तो आप कांग्रेस बीजेपी में क्यों ढूंढ रहे हैं? कांग्रेस से मतलब एक छवि थी कांग्रेस की, गांधीवादी विचार की वो उस समय की कांग्रेस थी। आज के कांग्रेस तो अगर इस तरह ना होते तो देश भर में इनकी दुर्गति होती क्यों? तो आप मानते हैं कि कांग्रेस के तो संविधान में लिखा है कि आपको आदतन खादीदारी होना है, आपको अंडर गारमेंट भी खादी के पहनने हैं। तो ऊपर से नीचे तक आज कौन सा कांग्रेसी खादी पहन रहा है? कभी कभी पहन लिया कुर्ता, उसका खादी भंडार से लाके फैंसी कुर्ता, बात अलग है। और उनमें चरखा काटना उनके लिए जरूरी था, उनके लिए गाँव में जाना उनके लिए आवश्यक शर्तें थी। तो कौन अभी जा रहा है उनमें से? तो कांग्रेसियों ने जो अंधाधुंध मचाई, भ्रष्टाचार से लेके, भाई भतीजावाद से लेके, अय्याशी से लेके, ये सारे ऐब जो उनमें थे, तो उसी का तो परिणाम आज वो खुद भुगत रहे हैं, देश भी भुगत रहा है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने विचार से भटक चुकी है, जो वर्तमान समय में पार्टियां बची हुई है वो बिना विचार के चल रही है, उनके पास ना उद्देश्य है ना विजन है, मतलब ये तो आम लोग भी कह रहे हैं। लेकिन बतौर एक पत्रकार आपने क्या चीज की कमी महसूस करी कि पूरी नेशनल पार्टी के, इतनी बड़ी नेशनल पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस धीरे धीरे पतन की ओर जा रही है, चाहे वो वैचारिक तौर पर हो या फिर उसमें उसमें पहली बात तो कि कार्यकर्ता नहीं रहे कांग्रेस में, किसी भी स्तर पर कार्यकर्ता नहीं है। उसका जो कैडर है वो कहीं नहीं है। वो सब ऐसे हायर किए हुए या धक्का मुक्की में चल देते हैं। जुलूस चल रहा है तो उसमें 100-200 लोग शामिल हो गए। कांग्रेस के पास कोई कैडर नहीं है। ये कैडर विहीन पार्टी है आज की तारीख में। और जो बचा खुचा चल रहा है वो इस तरह है कि आपका पानी का कनेक्शन वहाँ से बंद हो गया, मेन सोर्स से, अब वो जो पाइप में जितना बचा हुआ वो चल रहा है, या बारिश तो बंद हो गई हो, पत्तों पे या छत पे जो पानी वो टपक रहा है, इतना कांग्रेस का है। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। उसमें तो आमूल चूल परिवर्तन और आमूल चूल सुधार की जरूरत है। और कांग्रेस जो है वो एक केंद्रीकृत पार्टी बन चुकी है, सेंट्रलाइज पार्टी। गांधी के समय जो उनका विचार था, गांधी का, कि जो गांधी ने कहा कि भाई जो नंबर 1 नेता है, क्लास 1, वो गाँव में जाओ, और जो क्लास 2 और क्लास 3 नेता है वो पावर में रहो, शासन वो करो, क्योंकि शासन चलाना बाबुओं का, क्लर्कों का काम है। तो अच्छे नेता गांव में जाके बैठ जाओ। तो ऐसा किया लोगों ने। जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, आचार्य राम मूर्ति, खुद में अपने फादर का उदाहरण मैंने आपको दिया। तो ऐसे बड़े बड़े नेता थे जो गांव में बैठे रहे। विनोबा भावे तो एक गांव से बाहर निकला ही नहीं कई साल तक, इतना बड़ा नेता। गांधी का नंबर 1 उसे कहते थे कि पहला शिष्य हुए, दूसरा जवाहरलाल है। तो ये सारी परंपरा खत्म हो गई। दूसरा जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो मैंने कहा कि ये सेंट्रलाइज पार्टियां हैं, इनका एक केंद्र होता है,
दिल्ली में बैठता है जो, उसके इशारे पे चलती हैं। जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं उन पे वो ध्यान नहीं देती, उनका परवाह भी नहीं करती उनकी। जो क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हुआ है, अब हुआ, सबसे पहले दक्षिण से हुआ था, वो भी क्षेत्रीय प्रश्न पे हुआ था। और अब जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे मुलायम सिंह की हो, लालू की हो, ममता बनर्जी की हो, उधर ठाकरे की हो, उधर पटनायक की हो, कश्मीर में उनकी अपनी है अब्दुल्ला फैमिली की, ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। वहाँ के लोगों की संस्कृति को लेके, उनके रोजगार को लेके, उनके जल जंगल और जमीन को लेके उनसे जुड़ी रहती हैं, वो मुद्दे उठाती हैं चाहे जिस लेवल पे उठाएं। कांग्रेस या बीजेपी के पास तो क्षेत्रीय मुद्दे उनके एजेंडे में नहीं है। उनका जो इतना बड़ा ढांचा है उसमें फिट ही नहीं बैठता कहीं क्षेत्रीय मुद्दे। क्षेत्र का क्षेत्रवाद अलग चीज है, क्षेत्रीयता अलग अलग चीज है। तो जो छोटी इकाइयां हैं वो तो उनकी गिनती में नहीं है कहीं राष्ट्रीय पार्टियों के, तो इसलिए ये समस्या आ रही है। और जो मुझे भविष्य दिखता है, भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रिप्लेस करेगा तो क्षेत्रीय पार्टियों का एक समूहित गठबंधन करेगा, कोई एक पार्टी नहीं कर पाएगी। तो आप ये कहना चाहते हैं मतलब कि जो भारतीय जनता पार्टी है हालिया दौर में वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि कांग्रेस तो उसका मुकाबला नहीं कर पाए। बेशक बेशक। लेकिन आप क्या कारण मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी स्ट्रांग राज्य में भी और नेशनली भी, क्या कारण आप मानते भाई जो कांग्रेस इतने सालों तक रही, उसका वही कारण था कि वो लंबे समय तक लोगों ने गांव गांव में, एक गांव में 10-12 कांग्रेस के कार्यकर्ता होते थे, समर्थक नहीं कार्यकर्ता। तो उनकी लंबी साधना थी, लंबे आंदोलन उन लोगों ने किए। ठीक इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता से दूर रहते हुए शिशु मंदिर के माध्यम से, ये जो भी उनके अनुषांगिक संगठन है उससे वो गांवों से और यहाँ तक के परिवारों से जुड़ते चले गए, और कांग्रेस उनसे कटती चली गई। ये फर्क रहा। और जब उन्होंने अपनी जड़ें जिले से लेके ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेके गांव तक, गांव से लेकर हर परिवार तक बना ली, शिशु मंदिरों के जरिए, अपने आरएसएस के जरिए, जो भी उनका होता है, वो कथा कीर्तन भजन करते हैं, उनका अपना स्टाइल है। जहाँ भी कहीं जागरण हो रहा है, कहीं भागवत कथा हो रही है, तो वहाँ भी उनका अपना एजेंडा चलता है। तो इस तरह से उन्होंने ग्रास रूट तक अपने को मजबूत कर लिया है, और कांग्रेस ग्रास रूट से समाप्त हो चुकी है। उत्तराखंड में राजनीति के क्या मुद्दे बचे रह गए हैं आपके दौर से? मतलब ये मान लीजिए राज्य आंदोलन से मुद्दे बनना शुरू हुए होंगे कि राज्य के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एक आम जनता की आवाज भाई हम जो 2 लड़ाइयाँ हमने लड़ी, पहले आपको बताया कि चिपको आंदोलन, दूसरा टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। ये सारे आंदोलन बेसिकली क्षेत्रीय संपदा और क्षेत्रीय स्वाभिमान की रक्षा के आंदोलन थे। यही तो हो रहा था कि बाहर के ठेकेदार अंधाधुंध जंगल काट के ले जा रहे थे। कोई बरेली का है, तो कोई सहारनपुर का है, कोई पंजाब का है, वो बेदर्दी से यहाँ के जंगलों को काट रहे थे। तो वो इसी मुद्दे पे तो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। आज हिमालय की ललकार, वन पर गांवों का अधिकार। और टिहरी बांध विरोधी आंदोलन का भी मूल उद्देश्य यही तो था कि हमें इतनी बड़ी आबादी को यहाँ से विस्थापित मत करो। आज उनको जब तक पैसे हैं, मुआवजे के मिले हुए या कुछ प्लॉट मिल गए तो अच्छा लग रहा है। अब ये तो इसके दुष्परिणाम आने में पीढ़ियां लग जाती हैं, आगे पता लगेगा, लगना भी शुरू हो गया है। विस्थापितों के आप गाँव में जाके उनकी दुर्दशा देखिए। तो जो मूल मुद्दे थे वो तो यही थे कि अपनी संस्कृति और अपनी भूमि, अपनी वन संपदा, अपनी जल संपदा का हम कैसे संरक्षण करें, क्योंकि इसके बिना तो आप दुबई बन जाएंगे, जहाँ न तो पानी है, और न मिट्टी है, न पेड़ है। अब दुबई इसलिए सर्वाइव कर रहा है कि वो पेट्रोल डॉलर उसके पास है, जो पेट्रोल से आ रहा है, आप पे तो है नहीं। जब आप यहाँ की जमीन को बेच डालेंगे, जब आप यहाँ की नदियों को सुखा देंगे खनन कर करके, डैम बना बना के, जब आप यहाँ के पेड़ों को काट डालेंगे ये 4 लेन हाईवे के नाम पे, तो फिर आप यहाँ करेंगे क्या है ये जमीन के टुकड़े का? तो मूल मुद्दे तो ये जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। सभी लोग इसमें लगे। कौन सी पार्टी और कौन सा नेता ऐसा है कि जो क्रेशर में या खनन में, रेत बजरी के धंधे में नहीं है? कोई पॉलिटिकल लीडर सुना एक्सप्रेस हाईवे जो बन रहा है हाईवे, इसके विरोध करने में कोई सुना कोई राजनीतिक नेता? कोई नहीं है।
तो ये जो मूल मुद्दे तो ये हैं कि पानी खत्म हो रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं, मूल मुद्दा तो पानी का है। तो आपको क्या लगता है कि अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री बने उनमें से सबसे जिन्होंने प्रमुखता से उत्तराखंड के मुद्दों पर ध्यान दिया, या आप ये मानते हैं कि वो अभी तक के सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के दृष्टिकोण से? भुवन चंद खंडूड़ी को मैं मानता हूँ, हाँ। यद्यपि उनकी भी अपनी सीमाएं थी, वो एक फ्रेमवर्क में रह के काम कर रहे थे। उन पर दिल्ली का शिकंजा तो उन पे भी था, कोई स्वतंत्र नेता तो वो थे नहीं, लेकिन उनमें कम से कम एक सैनिक होने के नाते एक बुनियादी ईमानदारी थी कि जो जिस पर उन्होंने काम किया। तो यानी कि भुवन चंद खंडूरी आपके लिए सबसे तो खंडूड़ी में वो बुनियादी ईमानदारी थी। मतलब जैसे भुवन चंद खंडूरी की बात हो गई, और इसके अलावा कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि हरीश रावत के अंदर भी वो बात कहीं। हरीश रावत में समझ पूरी थी मुद्दों की, हाँ। क्योंकि वो भी तो जन आंदोलन से उठे हुए नेता थे, ग्राम प्रधान रह चुके थे। वो भी भाई, कई मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं कि जिनको मुद्दों की समझ नहीं है, लेकिन हरीश रावत को मुद्दों की पूरी समझ थी। ये दुर्भाग्य रहा कि जो कुछ वो मुद्दे उठाते थे वो उसके ठीक उल्टे उन्होंने काम किया। वो नौले धारे की, गधीरू पनीरू की बात करते थे, तो काम तो उनके ठीक इसके विपरीत साबित हुए। तो ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कि और आपको जैसे पता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात आती है, त्रिवेंद्र सिंह रावत मतलब हमारी, खासकर जो हमारी जनरेशन है, उस जनरेशन में हमारे लिए लोग ये मान के चलते हैं। अब जैसे मैंने आपसे ये पूछना चाह रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहे, तो आप उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्योंकि उनके दौर में सोशल मीडिया के अंदर एक अलग किस्म का ट्रेंड चलने लगा था। यहाँ तक मतलब कि पहली बार मैंने देखा कि किसी मुख्यमंत्री को बहुत अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पे त्रिवेंद्र किया। सिंह रावत की जो सबसे बड़ी कमी रही, वो जनता से कट गए। अन्यथा कई मामलों में वो बड़े किसी के प्रभाव में नहीं आए और बड़े कड़क मुख्यमंत्री रहे, फैसले लेने में बड़े सॉलिड रहे। लेकिन जब आप जनता से कट गए, जो आपका मूल काम है, तो फिर आपको जो कुछ सिखा रहा है आपके ब्यूरोक्रेट या आपके पास दो चार आपके इर्द गिर्द रहने वाले चमचे, तो आप वही तो आपकी आंख कान होंगे, वही तो आपकी आंख कान होंगे। जब आप जनता से कट गए तो फिर तो आप जननेता कहाँ से हैं? फिर आप तो ये समझिए कि आपकी आंख से भी आप कुछ नहीं देख रहे हैं, कान से भी कुछ नहीं सुन रहे हैं। तो आप जब रोज लोगों से मिलेंगे, जनसंपर्क करेंगे, तो उनसे तो आपको फीडबैक मिलेगा वस्तु स्थिति का, तभी तो आपको पता चलेगा। तो जनता के लिए आपने अपने दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए, और चार छह चमचे जो आपके अगल बगल बैठे हैं, उन्हीं से आप सलाह मशविरा कर रहे हैं, वो जो कुछ कह रहे हैं उस पर आप चल रहे हैं। तीसरी वो असफल हुए, उनकी असफलता का कारण ये रहा। तो हरीश रावत तो बड़े शातिर निकले ना असल में, क्योंकि हरीश रावत से ज्यादा तो कोई अनुभव ही नहीं था। जितने चप्पा चप्पा उन्होंने घुमा है पूरे प्रदेश का, इतना तो शायद ही किसी ने घुमा हो। वो तो पिछले, मैं समझता हूँ कि 74-75 से तो मैं देख रहा हूँ हरीश रावत को। आप मतलब किसी मुख्यमंत्री के तौर पे किसी के साथ आपका कोई ऐसा वाकया हो जो मतलब आप साझा करना चाहते हो कि नहीं, हम अलग तो सोच के साथ? मुख्यमंत्रियों से तो हम दूर रहे। केवल जब तिवारी जी थे और खंडूरी जी थे तब मैं एक चैनल के लिए काम करता था, तो ऑन ड्यूटी उनसे मिलना होता था, कभी कभी जाना पड़ता था ड्यूटी में कैमरामैन के साथ। तो उसके बाद तो हम कभी मुख्यमंत्री से कोई संबंध ही नहीं रहा। अभी जो है इनसे जब ये बने थे तो एक बार हमें मिले थे, तो उसमें किसी फंक्शन में, तो हमने खुद ही कहा कि आपसे मिलकर कुछ बात करेंगे। बोले कि मैं आपको बुलवा रहा हूँ। उन्होंने बुलवाया भी, कुछ बातें हुई, तो तब से हम भी उनके पास कभी नहीं गए। इच्छा ही नहीं रखते हैं, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं धामी जी के पास? जाने में। धामी किसी के भी, धामी जी नहीं किसी के भी। धामी जी ऐसा नहीं कि धामी जी से कोई वो हो, लेकिन उनका भी। जैसे अभी अब हरीश रावत के पास हमारा आना जाना इसलिए रहा कि उनसे दोस्ती थी पुरानी, उनसे पुराने संपर्क थे, उठना बैठना था, उनके साथ लंबी यात्राएं की हैं। लेकिन हरीश रावत ने जैसे सबको निराश किया, ऐसे हमें भी निराश किया। अभी पुष्कर सिंह धामी है मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, तो आप
अभी तक का उनका जो कार्यकाल है कैसे देखते हैं आप, मतलब क्योंकि जो उनका प्रचार तंत्र कहें या उनका एक माहौल बना रखा है वो काफी पॉजिटिव नजर आता है, नेगेटिविटी नहीं दिखती है उसमें। धामी की कई विशेषताएं हैं, जिनमें से एक उनका विनम्र होना है, एक उनका सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करना है। लेकिन प्रश्न ये है कि आप प्रचार तंत्र के सहारे अगर आप कामयाब मुख्यमंत्री बन जाएं, फिर जो चैनलों के मालिक हैं या अखबारों के मालिक हैं, ये तो खुद ही मुख्यमंत्री ना बन जाए, जिनमें से कई चुनाव लड़े बुरी तरह से हारे हैं। बिरला जी के पास पैसा भी था और सबसे बड़ा अखबार का ग्रुप भी था, हिंदुस्तान टाइम्स, चुनाव लड़े और बुरी तरह से हारे। आपको जनता से डायरेक्ट टच में रहना है और केवल टच में रह के मीठी मीठी बातें नहीं करना है, बल्कि समस्याओं को समझ के उनका समाधान करना है। तो धामी इस कसौटी पर कितना अपने को साबित करता है, इसी में इतिहास उनका आकलन करेगा। अभी तक आपका मतलब आपके आधार पे आप 5 में से कितने नंबर देते हैं धामी जी को? अभी तो परीक्षा का टाइम नहीं आया, अभी उनकी अर्धवार्षिक परीक्षा भी नहीं है, अभी उनकी त्रैमासिक परीक्षा ही है। लेकिन मैं उनको नंबर देने के बजाय उनको सलाह देना चाहूँगा कि परीक्षा में पास होने के लिए उनको अभी काफ़ी मेहनत करनी है। तो सर आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा।